हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे आपके एसएससी के एग्जाम में एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी जो बोर्ड है बहुत सारे एग्जाम लेता है, उनमें से कोई भी एग्जाम हो उस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में, एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में, एसएससी सीएचएसएल के प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है। और ये टॉपिक इतना इजी है, ये नंबर जो है इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे जो मार्क्स मिलते हैं वो फ्री के हैं। मतलब अगर जो आपको जो मैं चार गोल्डन रूल बताने वाला हूं, अगर जो उन गोल्डन रूल्स को आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको 101% सोल्व करेंगे और इजिली सोल्व करेंगे और कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। हम उस तरीके के बारे में, उन 4 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये सबको मोस्टली पता है। हम अपनी 5th-6th क्लास से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्टिव वॉइस में किस बात को किस तरीके से बोला जाता है और उसी बात को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बोला जाता है। अगर जो मैं ये बोलूं कि जिस बात को मैं एक्टिव वॉइस में बोल रहा हूं और उसी बात को अगर पैसिव वॉइस में बोलूं और उसका कोई मीनिंग चेंज हो जाएगा तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर जो मैं किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखता हूं और उसी का मैं पैसिव चेंज करता हूं, उसी को मैं पैसिव में कन्वर्ट करता हूं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता हूं, तो उस बात का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखो, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, राज इज टीचिंग इंग्लिश, राज इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब एक्टिव वॉइस में जब भी बात बोली जाती है ना, तो सबसे पहले उसमें क्या बोला जाता है कि कौन काम कर रहा है। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, जो उस सेंटेंस में बताए गए एक्शन को कर रहा है, काम को कर रहा है, उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। उसका नाम सबसे पहले बताया जा रहा है। कौन काम कर रहा है? राज काम कर रहा है। फिर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है और क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है और फिर किस चीज पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। वही बात पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम एक्शन की बात करते हैं और उसके बाद हम उस एक्शन को किसने किया, करता कौन है, करने वाला कौन है, उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अगर जो मैं दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करूं अपने हिंदी लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेट करने के बाद हमें जो मिलता है वो ये मिलता है, राज इज टीचिंग इंग्लिश, राज इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय राज, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है राज के द्वारा। अगर जो मैं ऐसा बोलूं कि राज इंग्लिश पढ़ा रहा है या फिर मैं ऐसा बोलूं इंग्लिश पढ़ाई जा रही है राज के द्वारा, तो दोनों बातों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं, 1% भी कंफ्यूजन नहीं है। दोनों बातों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो अब देखिए कि अब ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो सेम है, लेकिन एक्टिव और पैसिव की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ एक्टिव वॉइस में, एक्टिव लैंग्वेज में ही बोली जाती हैं और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मोस्टली पैसिव लैंग्वेज में ही बोली जाती हैं हमारी आम बोलचाल की भाषा में। तो उन बातों को बाद में बात करते हुए, एक जनरल लैंग्वेज की बाद में बात करते हुए, हम पहले ध्यान देंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जो है हमारा सेंटेंस, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और उसको किस तरीके से हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं एक इजी ट्रिक के साथ। वो बात हम पहले करने वाले हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले जब एक्टिव से पैसिव बनाया गया तो हमने इन 4 बातों का खास ध्यान रखा। वो 4 बातें क्या है, 4 गोल्डन रूल क्या है। अगर 4 गोल्डन रूल आपको समझ में आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जो आप आंसर देंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो पहला रूल है कि हम किसी भी सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। मतलब हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब राज को लास्ट में ले आएंगे और इंग्लिश को सबसे पहले ले जाएंगे, जैसा कि मैंने एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त इस सेंटेंस में किया है। दूसरी बात क्या है, हमने बी को ऐड करना है, लेकिन बी को कब ऐड करना है, बी को कब ऐड करना है। अब इस सेंटेंस में देखिए, एक्टिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी दिया है और मेन वर्ब। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बी जब भी ऐड होगा वो मेन वर्ब से जस्ट पहले ऐड होगा। इसका मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सेंटेंस में दिए हुए हैं
तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब को लिखेंगे। बी को मेन वर्ब के जस्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब के पहले नहीं लिखा जाएगा, हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखा जाएगा। तो हमने बी को ऐड किया यहां पर बीइंग। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है, यहां पर लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ ये सेंटेंस है। कौन से टेंस में लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब भी हम किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो हम बी का जो है आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। क्या? आईएनजी फॉर्म। अगर मैं टेंस की बात करूं ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कोई बच्चा जो किसी टेंस को भूल जाता है या इस रूल को भूल जाता है, तो वो कैसे याद करे, कैसा सबसे ज्यादा इजी वे कौन सा है जिससे वो याद कर ले कि भाई बी तो आईएनजी फॉर्म में आएगा। सबसे पहली बात है कि आप हमेशा आप ये नहीं देखेंगे कि टेंस कौन सा है, आप ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। ये जो टीच लिखा हुआ है, जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पैसिव वॉइस में जो बी जुड़ेगा, बी ऐड किया जाएगा, वो भी आईएनजी फॉर्म में किया जाएगा। कहने का मतलब पैसिव वॉइस में बी की वो फॉर्म हम यूज करेंगे जिस फॉर्म में एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब यूज किया गया। बी की वो फॉर्म है जो यहां मेन वर्ब की फॉर्म है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस में जब कभी भी हम जो एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब का फॉर्म होगा, उसी फॉर्म में यहां पर पैसिव वॉइस में बी ऐड किया जाएगा। ये बात, इस बात को लेकर के जब हमारे किसी भी एग्जाम में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और जब हम उसके ऑप्शन देखते हैं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आए हुए हैं, अभी जस्ट 2021 में जो एग्जाम हुआ था, 2022 में जो एग्जाम हुआ था, एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स हुआ था, वो उसका भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और सिर्फ बी के यूज को देख करके, कि सिर्फ और सिर्फ बी के यूज को देख करके ही क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ गया था। हमें बहुत सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। चलो तीसरी बात पे चलते हैं। मैंने कहा कि तीसरा जो गोल्डन रूल है वो ये कि यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मतलब हमें क्या यूज करना है? V3 यूज करना है। कभी भी V2 या V1 या V प्लस आईएनजी यूज नहीं करना, हमें हमेशा V3 ही यूज करना है। और टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, टीच टॉट 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 होती है यहां पर। और चौथा जो गोल्डन रूल है, एड प्रेपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? उस सब्जेक्ट को जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस राज को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया, तो हमने यहां पर क्या यूज किया? प्रेपोजिशन बाय यूज किया। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में बाय ही यूज होता है एज अ प्रेपोजिशन, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम बाय का यूज कभी भी नहीं करते हैं। तो उस वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट से पहले हम इन, ऑन, एट, इस तरह की प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। उन वर्ब्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम 4 गोल्डन रूल पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ज्यादातर सेंटेंसेस इन्हीं 4 गोल्डन रूल से ही सोल्व हो जाते हैं। बाकी चीजों को ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, मैं कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको, जिस ट्रिक से आपके क्वेश्चन का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। वो है हमारा एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व। चलो, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर में कराए गए एक क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। वो क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं और फिर मैं बताता हूं कि किस तरीके से सिर्फ इन 4 गोल्डन रूल को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपने इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक्टिव से पैसिव बनाना के लिए क्वेश्चन आएगा तो इजीली सोल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि पैसिव से एक्टिव बनाना। तो आप इन 4 गोल्डन रूल को अगर जो आप समझ जाएंगे तो पैसिव से एक्टिव बनाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। यूं चुटकियों में आप विद इन सेकंड्स आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो चलो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था और उसका आंसर किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स सी।
हाँ तो देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है जो बोर्ड पर, क्वेश्चन जो मैंने ये लिखा है, ये वाला क्वेश्चन जो लिखा है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, इसमें सबसे बड़ी बात ये पूछी गई है, इस क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। इसमें ना आपका स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन है ना वो पैसिव है। वो क्या है हमारा? पैसिव है। अब पैसिव का आपको बनाना है एक्टिव। पैसिव का क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक्टिव बना करके 4 सेंटेंसेस को लिखा गया। अब देखो, जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं, ऐसे ही पैसिव में फिर से हम उल्टा चेंज कर लेंगे। मान लो मुझे इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका मैंने सब्जेक्ट बना दिया और इसका जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है एक्टिव से पैसिव में जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, उसी तरीके से यहां पर पैसिव में भी हम इसको वापस से मतलब उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे चीजों को। तो अब क्या है? इन्वर्स कर देंगे। अब सबसे एक जरूरी बात, मैंने दूसरा जो रूल बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी बी जुड़ेगा एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, जब भी बी जुड़ेगा वो उस फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में मेन वर्ब यूज हो रहा है एक्टिव वॉइस में। कहने का मतलब जब भी बी पैसिव वॉइस में हम बी का यूज करेंगे, हम उसको उस फॉर्म में यूज करेंगे जिस फॉर्म में हमारा मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज किया गया। अगर मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म में है तो बी आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो अब पैसिव से एक्टिव बनाते वक्त हमें सिर्फ एक बात का सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमने सबसे पहले ध्यान एक ही बात पे देना है कि बी की फॉर्म करेक्ट यूज है या नहीं है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया है या नहीं है, बी की फॉर्म करेक्ट यूज है या नहीं है। अब देखो, अगर जो पैसिव में बी की फॉर्म हमने कौन सी यूज की? सेकंड। ये बी की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी खुद, इज एम आर, इज एम आर, ये तीनों और बी खुद हमारी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। चारों फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती हैं बी की। और बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर। अब अगर जो पैसिव में बी का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, कौन सा फॉर्म यूज हुआ है? बी का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो एक्टिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। एक्टिव में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? सेकंड फॉर्म यूज होगा। अब ये देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन से पार्ट में बी का मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है? अगर ऋषभ डिक्लेयर्ड की बात करो तो ये सेकंड फॉर्म है, नो डाउट, ये सेकंड फॉर्म है। यहां पर तो विल डिक्लेयर फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। यहां पर भी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, और यहां पर हैड प्लस डिक्लेयर्ड है, तो हैज हैव हैड के साथ जब भी वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म में आती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है जिनमें मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में यूज किया गया है। तो क्योंकि देखो, यहां हम सेकंड फॉर्म क्यों ढूंढ रहे हैं, ध्यान है ना, मैंने भी बताया था कि क्योंकि यहां पर बी का सेकंड फॉर्म है, पैसिव में बी का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, इसका मतलब एक्टिव में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना था, सेकंड फॉर्म यूज होना था। अब क्या है, ये तो हमें 2 ऑप्शन मिल गए, 2 ऑप्शन हमने सिर्फ बी के यूज को देख करके एलिमिनेट कर दिए। अब पहला रूल क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। यहां पर ऋषभ सब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऋषभ को किसने डिक्लेयर किया कि ये फिट है? वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, मतलब बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। जब बाय प्लस ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो ऑब्जेक्ट को हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि हाँ, कि किसने, अब किसी ना किसी मैनेजमेंट ने, किसी ना किसी इंसान ने, लोगों ने उसको फिट डिक्लेयर किया हो गया। अब लोगों के लिए, उन पीपल के लिए हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहां पर बाय देम हो सकता था कि ऋषभ आर डिक्लेयर फिट टू प्ले, ऋषभ को डिक्लेयर किया गया फिट खेलने के लिए नेक्स्ट मैच। किसने डिक्लेयर किया? उन्होंने डिक्लेयर किया। तो यहां पर क्या है, अब ऋषभ जो यहां पर सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाना भी जरूरी है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है? ऋषभ ही, यहां पर भी ऋषभ क्या है? सब्जेक्ट है, यहां पर भी, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ये है, लेकिन इसमें तो गलत हो गया ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया, क्योंकि यहां पर एक माने गए ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट को हमने यहां पर क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से सबसे इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड में जब भी आप एलिमिनेशन मेथड से एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो इन 4 गोल्डन रूल्स का ध्यान रखिएगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल और कराता हूं,
इसी वीडियो में मैं गारंटी देता हूं, आप बिल्कुल बिना किसी डाउट के आपका आंसर हमेशा सही ही होगा, आंसर गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलो तो दोस्तों हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में बदला जाता है। कुछ प्रैक्टिस करके फिर और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे वॉइस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आपका जो एसएससी सीजीएल है वो दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में अभी आपके पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, तो उनमें 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वो एक तो है नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना और इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलना, और एक है वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना। इन 2 टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए आप। चलो अब देखते हैं। अब देखिए, सपोज दैट मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अभी देखिए थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा सीख जाएंगे आप। सपोज दैट मैं ऐसी कोई बात लिखता हूं, सपोज दैट मैंने लिखा रेणुका प्लीज हॉकी। रेणुका प्लेज हॉकी। सबसे पहले तो समझने वाली बात है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। जिसने काम किया है वो पहले लिखा हुआ है, रेणुका ने काम किया, रेणुका हॉकी खेलती है। तो रेणुका ने काम किया तो रेणुका पहले लिखा है तो एक्टिव है, और क्या खेलती है, हॉकी खेलती है, ऑब्जेक्ट बाद में, तो एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाए, अब इन 4 बातों को ध्यान में रखो। 4 बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक्टिव, और हमें बनाना है क्या है, पैसिव। अब 4 बातों को ध्यान में रखते हुए इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, हॉकी। क्या इस सेंटेंस में, इस एक्टिव सेंटेंस में कहीं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, इसका मतलब मेन वर्ब यूज करना है। लेकिन मेन वर्ब से पहले हमें क्या यूज करना है, बी यूज करना है। अब अगर जो मैं टेंस की बात करूं तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, आप ये याद रख सकते हो, आपको टेंस भी तो याद रखना पड़ेगा ना। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें इज एम आर, बी इज एम आर के फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। लेकिन अगर जो मैं आपको वही वाले रूल की याद दे रहा हूं जो रूल मैंने अभी बताया था, वो रूल क्या है कि हमें बी का वो फॉर्म यूज करना है जिस फॉर्म में एक्टिव में मेन वर्ब यूज किया गया। अब इस एक्टिव में जो ये मेन वर्ब है, जो ये क्या है, मेन वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म में है, तो बी का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर। हॉकी के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, जाहिर सी बात है, सबको पता है इज आएगा। उसके बाद तीसरी बात, यूज अ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो यहां पर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की क्या आएगी, दैट इज प्लेड। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय प्रेपोजिशन, और क्या लिखेंगे हम, रेणुका। कितना इजी है ना, बहुत ज्यादा इजी है। और जब आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो सिर्फ क्या है, ऑप्शन में आपने ये देखना है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म कौन कौन से ऑप्शन में दिया गया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑप्शन में अच्छे से उनको दोनों को इन्वर्स किया गया। क्लियर है? तो चलो एक सेंटेंस और देख लेते हैं इसी बात पे। कंटिन्यूअस वाला तो हमने देख ही लिया। अब अगर जो मैं एक सेंटेंस की बात करूं, सपोज दैट मैं ये बोलता हूं वीना, कंप्लीटेड। अब ये सेंटेंस है, वीना कंप्लीटेड माय होमवर्क। वीना ने मेरा होमवर्क कंप्लीट किया। अगर जो मैं पैसिव बनाऊं, सबसे पहले क्या है हमारा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, माय होमवर्क। क्या आएगा, माय होमवर्क। अब यहां पर हमें क्या है, मेन वर्ब का यूज करना है, मेन वर्ब का यूज करना है, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, बी आएगा। अब बी कौन सी है, अब ये वाले टेंस की बात करें तो ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और रूल ये कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बी जो है सेकंड फॉर्म में यूज होता है, और बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर्ब। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर्ब। बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर्ब होता है। लेकिन अगर जो मैं अपने डायरेक्ट रूल की बात करूं कि एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में जिस फॉर्म में मेन वर्ब होगा उसी फॉर्म में बी यूज होगा। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड, तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड। आपको टेंस के बारे में सोचने की जरूरत
नहीं है कि कौन सा टेंस है और फिर मैं किस टेंस में कौन सा बी का फॉर्म आता है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करोगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड आएगा। अब सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर, माई होमवर्क के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, सबको पता माई होमवर्क जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा क्या होगा, वॉज यूज होगा। अब कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करने से पहले हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन बाय, और क्या होगा। कितना आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना। फ्री के नंबर या फ्री के आपके जो एग्जाम में ये जो मार्क्स है ना, वॉइस रिलेटेड, वॉइस के टॉपिक रिलेटेड मार्क्स हैं, फ्री के हैं, यूं बस चुटकियों में क्वेश्चन को देखते ही आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से, एलिमिनेशन मेथड से, जैसा कि मैंने समझाया, सिर्फ बी को और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप यूं 90% क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे, उसमें जो है 50 क्वेश्चन आए हैं। अगर वो वॉइस के हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है और उसमें 50 क्वेश्चन आए 50 क्वेश्चन पेपर में, तो मैं गारंटी देता हूं 45 क्वेश्चन सिर्फ बी को और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देख करके सोच जाते हैं। दिस इज रियलिटी, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं कि हाँ बस मैंने बोल दिया और हाँ ऐसा ही होगा, नहीं, वो चीज मैंने ऑब्जर्व की है और आपको भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। आप 2-3 क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर के सोल्व करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब अगर जो बात करूं, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि राम वॉज प्रिपेयरिंग टी। राम चाय बना रहा था। अब भाई राम चाय बना रहा था, अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट पहले है ऑब्जेक्ट बाद में, काम को करने वाला पहले है और काम जिसपे काम किया गया वो बाद में, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या है हमारा, एक्टिव है। और एक्टिव का क्या बनाना है हमको, पैसिव बनाना है। एक्टिव क्या बनाना है हमको, पैसिव बनाना है। अब पैसिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टी। उसके बाद क्या है, हमको जोड़ना है बी। पहले क्या आया, टी, हमको जोड़ना है बी। अब बी जोड़ना है, लेकिन बी कब जुड़ेगा, मेन वर्ब से पहले। लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही है, तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब अगर मैं टेंस के अकॉर्डिंग बी का यूज करूं, तो टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में बी की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, बीइंग आता है। और अगर जो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से, आपको ना तो टेंस सोचने की जरूरत है, फॉर्म के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है कि मेन वर्ब को कौन सी फॉर्म में यूज किया गया, आईएनजी, तो बी कौन सी फॉर्म में यूज होगा, आईएनजी फॉर्म में। तो बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड। और फिर जब ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करेंगे, बाय, और बाय के साथ फिर हम क्या यूज करेंगे, राम। Really, really, very much easy way to understand how to convert an active voice to passive voice. This is really, really very good method. आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको वॉइस से रिलेटेड और बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं वॉइस के ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें आपको मैं वो बातें, जरूरी बातें समझा दूंगा जिससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आ सकता है। आप आज सिर्फ इन 4 बातों को ध्यान में रख करके किसी भी सेंटेंस को उठा लीजिए, किसी भी सेंटेंस को उठा लीजिए, किसी भी टेंस में सेंटेंस है, जब आप बी का यूज करेंगे तो सिर्फ आप एक बात ध्यान रखेंगे, आप बी को उस फॉर्म में यूज करेंगे जिस फॉर्म में मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बी को उसी फॉर्म में यूज कर देना। बाकी आपको टेंसेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के, मेन वॉइस के कुछ रूल्स के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही आप मोबाइल को ऑन करेंगे, आपके मोबाइल पर एक घंटी बजेगी कि राज सर ने एक वीडियो डाला है जो वॉइस से रिलेटेड है, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं उसमें क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। सबको ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स के लिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब
प्राप्त कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।